जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग्स क्लासेस पटना। आज के इस वीडियो में जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो विषय है, यूपीएससी में, बीपीएससी में इसकी क्या महत्व है और कैसे सवाल प्रीलिम्स, मेंस में और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, इस सब के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। बीपीएससी का अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का विषय। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी मेन स्पेसिफिक इसका पूरा चैप्टर वाइज स्पेसिफिकेशन भी देता है। टोटल 5 चैप्टर्स माने जाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में है, लेकिन वो चैप्टर्स का जो नाम है बहुत ब्रॉडली यूपीएससी ने दिया है। तो एक एक चैप्टर को मैं लिख करके उस चैप्टर के अंदर क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं और मैं क्या क्या विषय पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें विस्तार से लिखूंगा। सबसे पहला सवाल ये है, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारी जो जियोपॉलिटिक्स की राजनीति है उनको क्यों समझना एक ब्यूरोक्रेट के लिए या एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो या आईपीएस ऑफिसर बनते हो सकता है आपको देश की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय किसी संस्था में भेजा जाए या किसी देश में आपको डिप्लोमेट बना करके भी भेजा जा सकता है। मुख्यतः आईएफएस की जो बच्चे चयन करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो लोग डिप्लोमेट और जब पदव जब सर्विस में बहुत उच्च स्तर में पहुंचते हैं, एज एम्बेसडर्स भी दूसरे देशों में इनकी पोस्टिंग होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में जीएस पेपर 2 मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के विषय को शेड्यूल में रखा है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये चैप्टर्स क्या है मैं लिखता हूं, लेकिन जीएस पेपर 2 में इसको रखा गया है। आप सबको पता होगा जीएस के 4 पेपर होते हैं कुल, उसमें जीएस पेपर 2 जिसके अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस और लास्ट में सोशल जस्टिस जैसे विषयों को रखा गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो पहला स्टेज है यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स में खास करके यूपीएससी में 12 से लेकर 16 सवाल पूछे जाने की आशंका है। मतलब हर सवाल के 2 अंक, मतलब 32 से 36 अंकों का आपको प्रीलिम्स में इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम मेंस की बात करें, जीएस पेपर 2 में 60 से लेके 80 नंबर आउट ऑफ 250, आप सबको पता है जीएस पेपर 2 में 250 अंक का पेपर होता है, इसमें 60 से लेके 80 नंबर का आईआर रिलेटेड के पेपर्स आते हैं। और जब हम इंटरव्यू की बात करें, जो यूपीएससी का तीसरा और बीपीएससी में भी जो तीसरा स्टेज है एग्जाम का, इंटरव्यू में कहा जाता है कोई ऐसा इंटरव्यू एंड नहीं होगा बिना ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर सवाल पूछे गए। मतलब हर एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू फेस करता है, किसी न किसी दृष्टिकोण में उस स्टूडेंट का इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के क्या होल्ड है, उसका क्या कॉन्फिडेंस है, इसको मेजर अच्छे से किया जाता है। तो बोथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पेपर बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा है, इस सब्जेक्ट के अंदर कुल 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, क्या है? सबसे पहले इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये चैप्टर है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। नेबरहुड मतलब जिन जिन देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, या लैंड बाउंड्री या वाटर बाउंड्री, उन सब देशों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि इंडिया, उसका रिलेशन विद पाकिस्तान क्योंकि हमारा लैंड बाउंड्री पड़ता है। दूसरा हो गया चीन, चाइना। तीसरा हो गया बांग्लादेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश। चौथा
हमारा श्रीलंका के साथ भी हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। पांचवा नेपाल और भूटान, और दो और देश, इन देशों का रिलेशनशिप हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक हो गया अफगानिस्तान और लास्ट में म्यांमार। अभी म्यांमार है, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, म्यांमार। तो ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे देशों के बारे में जो इंडिया के साथ इसका रिलेशनशिप है, हम इन सभी चीजों को पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, यही यूपीएससी का सिलेबस भी है। फिर अगर हम कोई भी बात करें, जैसे ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, ये मोस्टली एक करंट अफेयर्स हेवी सब्जेक्ट है। मतलब बहुत सारे सवाल जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। आप सबको पता है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप के मामले में इंडस वाटर ट्रीटी और बॉर्डर का जो हमारा टेररिज्म है, इसके ऊपर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विषयों पे चर्चा, युद्ध भी हो चुके हैं, तो ये सारे न्यूज में कंटिन्यूसली रहते हैं। चीन के साथ हाल ही में, अगर आपको याद हो, अगर आप अखबार पढ़ते हो, तो चीन ने एक भारत को धमकी दी है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के पानी पाकिस्तान के लिए जाने से बंद करते हैं तो हम वाटर बॉम्ब इंडिया के ऊपर हम छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बांग्लादेश की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में, शेख हसीना ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले दिसंबर तक वो वापस बांग्लादेश चली जाएंगी। हम सबको पता है, 1-1.5 साल पहले बांग्लादेश में जो हुआ था, एक संघर्ष जो हुआ था, एक सिविक अनरेस्ट जो हुआ था, उसके बाद शेख हसीना ने हमारे देश भारत देश में असाइलम को सीख किया था, आश्रय हमारे देश में लिया था। तो अब उनका मानना है कि मैं वापस बांग्लादेश चली जाऊंगी, मैंने वहीं पैदा लिया, मेरा जन्म वहां हुआ है, अगर वो मुझे मारना चाहते तो ठीक है, मैं जाके अपने देश में ही मरना चाहती हूँ, ये उन्होंने फैसला लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका में आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, बहुत सारा अनरेस्ट वहां पर भी हो रहा है। नेपाल और भूटान में, भूटान हालांकि एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब नेपाल की बात होती है तो हमने देखा कैसे पिछले साल जेंजी पॉपुलेशन ने जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसको उखाड़ फेंका है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद एक गवर्नमेंट अभी आई है, वो अपना कार्यरत संभाल रही है। तो बहुत सारी चीजें नेपाल के साथ भी, इंडिया के बहुत सारे संघर्ष इतिहास में भी रह चुके हैं। एक काला पानी एक इशू है, काला पानी का इशू है, काला पानी एक नदी का नाम है, इसको लेके भी भारत के साथ बहुत विवाद नेपाल के रह चुके हैं इन दी पास्ट। अफगानिस्तान अभी भारत का एक अच्छा फ्रेंडली कंट्री बन के उभर रहा है, तो इसके साथ भी क्या रिश्ते हमारे हैं, क्या चैप्टर में, जब हम प्रॉपर चैप्टर में जाएंगे वो साझा मैं आपसे करूंगा। और लास्ट में म्यांमार, अभी जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो म्यांमार में पाए जाते हैं वो बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। हालांकि अभी फिलहाल इस वक्त म्यांमार के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर लगभग चाइना का पूरा कंट्रोल है। तो इस विषय के बारे में भी मैं बहुत विस्तार से आपसे बात करूंगा। जो अगला चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है इंडिया एंड बिग पावर्स। इंडिया एंड बिग पावर्स, बिग पावर्स मतलब वो देश जो जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारा अमेरिका हो गया, जैसे रूस हो गया, रशिया जैसे हो गया, क्योंकि चाइना हम हमारे बॉर्डर कंट्रीज नेबरहुड में ही पढ़ रहे, तो चाइना के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी हम इसी से पढ़ेंगे। फिर एक जापान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट हमारा कंट्री है, एक फ्रेंडली कंट्री है, अभी हाल ही में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हुई है, ऑस्ट्रेलिया की इम्पॉर्टेंट कंट्री है। न्यूजीलैंड अभी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का ब्यौरा किया था। तो ऐसे बिग पावर कंट्रीज जो है, जर्मनी, फ्रांस हो गया, इन सब कंट्रीज के बारे में भी हम इस सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबको पता है अभी अमेरिका और इंडिया का जो रिश्ता है संघर्षपूर्ण एक दौर से गुजर रहा है, जहां पर
सैंक्शंस की बात हर महीने या हर 1-2 महीने में यूएस के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस की बात करते हैं, भारत के ऊपर टैरिफ्स की बात करते हैं, भारत से संबंधित H1 ब्रावो वीजा को लेकर बहुत सारी इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं जो भारत के फेवर में नहीं जाते हैं। और हमारे रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम भी पिछली बार रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम भी हुआ था, जो पिछले साल अगर आपको याद हो तो इंडिया से गए हुए जो इलीगल माइग्रेंट्स है उन सबको पकड़ के हवाई जहाज में एक मिलिट्री हवाई जहाज में बिठा करके भारत को वापस भेजा गया था। बहुत सारा संघर्ष अमेरिका के साथ चल रहा है। रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं क्योंकि हम बहुत सारा ऑयल अभी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप वेपनरी देखें, इंडिया का जो वेपन्स बेस है अभी भी ऑलमोस्ट 50 to 60% वेपनरी जो हमारा है, डिफेंस रिलेटेड वेपनरी अभी भी रशिया से ही आता है। बहुत सारे अच्छे रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ भी बन रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें चल रही है। देन जापान के साथ हिस्टोरिकली हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि जापान एक ऐसा देश है उसने बहुत सारा डेवलपमेंटल एड भारत को इतिहास में भी दिया है। और अभी भी अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें या किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक्सपेंशन की बात करें तो जापान ने बहुत मदद भारत की है। ऑस्ट्रेलिया अभी हमने रिसेंटली डिफेंस अग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और हम यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम भी ऑस्ट्रेलिया से भारत लाने की बात चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है इन इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज के बारे में मैं आपको विस्तार से चैप्टर में भी बताऊंगा। तीसरा चैप्टर है रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम रीजनल ग्रुपिंग्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आसियान एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग हो गया है, IORA एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, SCO एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। ऐसे बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स है जिसके बारे में हम वन बाय वन जब हम क्लास लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आसियान की बात करें 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग आसियान को माना जाता है। तो आसियान के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, हालांकि बाकी सब के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। SCO हमेशा न्यूज में रहता है, ब्रिक्स हमेशा न्यूज में रहता है। अभी बात चल रही थी कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी, तो डी डॉलराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नजर ब्रिक्स के ऊपर जाती है। और जब हम बात करते हैं कि जो स्विफ्ट अकाउंट है, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो हम इसके बारे में भी इस ब्रिक्स की जब बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। SCO की बात करेंगे, एक्सपेंशन हाल ही में हुआ है। तो रैट्स SCO के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में हम डिटेलली बात करेंगे। कैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO का हिस्सा है, उसकी वजह से टेररिज्म को फाइट करने में क्या दिक्कतें भारत को आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं SCO से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स या ग्लोबल ग्रुपिंग्स की हम जब बात करें सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जिसके रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही है। अगर आपने अखबार 2 या 3 दिन पहले पढ़ा होगा तो UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर भारत का नॉन परमानेंट मेंबर का नेतृत्व के बारे में बहुत सारी चर्चाएं इसके बारे में भी चल रही है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और परमानेंट मेंबर भी भारत बनना चाहता है, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम बात करेंगे। और चौथा चैप्टर है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम यूनाइटेड नेशंस तो ग्लोबल ग्रुपिंग्स के हमने अंदर बात की, बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसकी बात होती है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम जानेंगे। देन वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका क्या काम है, कैसे लोन ये देता है,
बहुत सारी चीजें, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीजें IMF से रिलेटेड भी हम सीखेंगे। एंड कुछ इंस्टीट्यूशंस जो व्हाट यू कॉल रीजनल लेवल पे है, हालांकि ग्लोबल इनको कहा जाता है, जैसे हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो एशियन इंस्टीट्यूट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो AIIB के बारे में भी हम इस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इन सब चीजों को जानेंगे। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो रिलेटेड है हमारे इंडियन डायस्पोरा के बारे में। जो इंडियन डायस्पोरा वो होता है, डायस्पोरा किसे कहते हैं, जो भारत के साथ कोई रिश्ता इनका इतिहास में रहा है, ऐसे कोई इंडियंस जिसका इंडिया के साथ कोई लिंक है, अगर ये जाकर किसी और देश में स्थिर होते हैं तो उनकी क्या परेशानियां वहां पे है, ऐसे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो 1998 में भारत ने जब पोखरण टेस्ट किया था, पोखरण टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कॉल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए कहा था कि अब देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि 98 पोखरण के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। उसकी वजह से भारत के जो डॉलर्स के एसेट्स थे पूरे विश्व भर में, वो एसेट्स सारे फ्रीज हो गए थे। तो उन एसेट्स को अनफ्रीज करने के इरादे से AB वाजपेयी ने एक गुहार लगाई थी इंडियन डायस्पोरा को, क्योंकि सैंक्शंस में आपका देश है तो अभी देश को डॉलर की जरूरत है, आप सब पैसे भारत को भेजिए। तो बहुत सारा पैसा आया था। इस प्रेशर के चलते 2002 में अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे, उन सैंक्शंस को विड्रॉ भी कर लिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं इंडियन डायस्पोरा के बारे में। हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस कार्ड के बारे में बात करेंगे, PIO के बारे में भी हम बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट डिसीजन जो भारत सरकार ने डायस्पोरा के चलते लिए हैं हाल ही में, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपने देखा इंटरनेशनल रिलेशंस, आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन कोई इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड कोई टॉपिक अखबार में ना हो। जब आप इन क्लासेस को कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तब आपको पेपर में जो विषय आते हैं, कोई न्यूज़ आता है या किसी बात पे चर्चा होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आप सबके लिए एक जानकारी है, सिंग्स क्लासेस में 15 जुलाई से BPSC, UPSC, NDA, CDS की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप 2027 में होने वाली BPSC, UPSC या NDA, CDS क्लासेस की तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन प्रोसेस के बारे में और अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो करंट अफेयर्स को रिलेटेड या UPSC, BPSC या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में आए, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप YouTube चैनल सिंग्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।